मुअत्तल। जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। एक बार फिर अपोजिशन के कई लीडरों ने इस बात को कहा है, दोहराया है कि मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह बात एक दो बार नहीं, कई बार कही गई है। अब इस बार फिर से एक बार तब कही गई है जब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए अपोजिशन पार्टियां हम इसलिए कह रहे हैं कि शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत के खिलाफ और डॉक्टर सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है और दोनों से जुड़े कई प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। अब जाहिर सी बात है कि अपोजिशन लीडर जो है वो निशाने पर है जब यानी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनका यह कहना है कि हमारे खिलाफ दरअसल जो कार्रवाई हो रही है वो मरकज में जो सरकार है उसकी ईमा पर सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बदले की भावना से उसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा, यानी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो एनसीपी से हो या शिवसेना से हो या आम आदमी पार्टी से हो, ये भी कह रहे हैं कि खास तौर से ऐसी रियासतों में ईडी या दूसरी एजेंसी ज्यादा एक्टिव हैं या वही ज्यादा एक्टिव हैं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि बीजेपी के लीडर भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है। जब सीबीआई या ईडी या आईटी सबूतों की बुनियाद पर कोई कार्रवाई करती है तो इसी तरह से सेंट्रल एजेंसीज को कोसा जाता है। इससे पहले कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ममता बनर्जी ने भी तमाम स्टेट्स के वुज़राए आला को जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है उन राज्यों के सीएम्स को खत लिखा था और इस बात के बारे में कहा था कि मरकज की जो सरकार है वो बदले की भावना से काम कर रही है और अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को निशाना बना रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लीडर इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज जो कदम उठाती है वो सबूतों के बुनियाद पर उठाती है। संजय रावत के खिलाफ भी जब ईडी ने कार्रवाई की तो संजय रावत ने खुद और कई अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के स्टैचू के पास आज प्रोटेस्ट किया और संजय रावत ने यह कहा कि मुझे गोली मार दो या मुझे जेल भेज दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। एक और इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं और जो महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में हुकूमत चल रही है उसके की प्लेयर हैं, उन्होंने भी आज वजीर आजम से मुलाकात की है। जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद में कहा कि मुलाकात में हमने संजय रावत के खिलाफ जो ईडी का एक्शन हुआ है उसकी बात भी की है और हमने कहा है कि संजय रावत के खिलाफ नाइंसाफी हुई है। तो क्या कहना है अलग अलग इन पार्टियों का। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े हैं जो एक्स एमएलए हैं और लीडर हैं शिवसेना के। हमारे साथ है हाजी एजाज देशमुख, तर्जुमान बीजेपी, और धनंजय शिंदे हैं, महाराष्ट्र सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में, न्यूज 18 उर्दू के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कह कर ही मानेंगे। मेरा सीधा सवाल सबसे पहले शिवसेना लीडर कृष्णा हेगड़े से होगा कि आप अब इस ताजा मामले पर क्या कहना चाहते हैं। क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है? क्या एमवीए सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी? पहले एनसीपी जो है उसके लीडर अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अब सीधे तौर पर संजय रावत। मिसाल जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ है, अब 3 साल पूरे किए हैं और बार बार लगातार हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को पूरे देश में बेस्ट सीएम का अवार्ड मिल रहा है। बीजेपी को यह बात पच नहीं रही है। एक तो उनको लगा कि उनकी सरकार आ रही है, जब आई नहीं तो आज पच नहीं रहा है, बहुत बुरा लग रहा है उनको।
तो महाविकास आघाड़ी का परसेप्शन कैसा चेंज करना, गवर्नमेंट का नाम कैसा बदनाम करना, और उसके लिए जो महाविकास आघाड़ी के सभी जो नेता हैं जी, जैसे अनिल देशमुख जी हो, नवाब मलिक जी हो, अनिल परब जी हो, संजय राउत जी हो, सबको टारगेट कर कर, उनके परिवारों को टारगेट कर कर, उनके बच्चों को टारगेट कर कर, जो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसे केंद्रीय एजेंसीज को यूज कर कर सबके फैमिलीज को तकलीफ देकर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है डिस्टेबलाइज करे। लेकिन उनका जो ये प्रयत्न है ये कभी कामयाब नहीं होगा। सभी पार्टी एकजुट है, एक ताकत से है, हम एक साथ लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, और ये पूरा टर्म ही नहीं 5 साल का, लेकिन आने वाले 20-25 साल भी महाराष्ट्र पर हमारी हुकूमत होगी। सिर्फ इस बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी पंजाब में एक अच्छा विक्ट्री दर्ज किया है, ममता बनर्जी दीदी ने वेस्ट बंगाल में किया है, स्टालिन जी ने बहुत एक अच्छा ऐतिहासिक विक्ट्री तमिलनाडु में किया है, और सब जगह पे आप देखेंगे तो वो नेता हो तो उनके परिवार के घर में या उनके दोस्तों के घर में, वहां पर भी ईडी और सीबीआई ने रेड किया है। लेकिन बीजेपी के लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस ये कहते हैं कि जब कोई भी सेंट्रल एजेंसी सबूतों की बुनियाद पर काम करती है तो इन्हें इसी तरह से ये लोग कोसते हैं। हाजी एजाज देशमुख, तर्जुमान बीजेपी, में आपके पास आ रहा हूं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, बेशक 3 साल से जब महाविकास आघाड़ी यहां पर वजूद में आई, तब से आप महाराष्ट्र में आपने देखा कि बड़े बड़े घोटाले हुए। 100 करोड़ रुपए की वसूली जो है तो होम डिपार्टमेंट से हुई। आपने देखा आतंकवाद के साथ व्यवहार करके कौड़ी मोल जमीन खरीदी गई है। कई सबूतों की बुनियाद पर ईडी काम करती है। जी, ईडी या कोई भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये एक आजाद एजेंसी होती है और वो सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र में 288 एमएलए हैं, 48 एमपीज है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ख्यालात इस तरह के होते तो पूरे के पूरे 170 जो एमएलए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती, मगर जो गलत काम जिसने किया है उस गलती। जी, हमारे पास आम आदमी पार्टी से धनंजय शिंदे हैं, महाराष्ट्र सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के। धनंजय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उनकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक तरफ तो अपोजिशन पार्टियां, उनमें अब जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को भी हम बीजेपी की अपोजिशन पार्टियों के तौर पर यहां पे मानेंगे। सवाल यह है कि क्या ये इल्जाम लगाना कि सिर्फ और सिर्फ ईडी या आईटी या इसकी कार्रवाई जो है वो नॉन बीजेपी स्टेट्स या नॉन बीजेपी लीडरों के खिलाफ ही हो रहा है, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्या डॉक्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हो उसके बारे में आपकी यही राय है? जी, हम यही राय हम भी मानते हैं। अभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता ने कुछ कहा, उन्होंने गलत और झूठ बातें कही। आपको पता है कृपाशंकर सिंह भाजपा के नेता है, कितने करप्ट है। नारायण राणे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, ऐसे 288 में से भारतीय जनता पक्ष के जो नेता है उनके पीछे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में एक किस्सा कहा जाता है, आपको पता है, उस्मानाबाद जिले में राणा जगजीत सिंह और पद्म सिंह पाटिल करके 2 नेता है जो पहले एनसीपी में थे और अभी जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का उस वक्त वो भाजपा में चला गए। तो ईडी को आदेश आया, ईडी के अफसरों को दिल्ली से, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शरद पवार और उनकी फैमिली के जितने भी रिलेटिव्स है उनके वहां पे जाके आपको रेड डालना है। जब ईडी के ऑफिसर उस्मानाबाद चले गए और उन्होंने वो 2 बंगले देखे और पूछा ये किसके हैं, तो वो बोले कि हाँ ये राणा जगजीत सिंह और पद्म सिंह पाटिल के हैं जी। लेकिन जब उनको पता चला कि अरे ये पहले एनसीपी में थे अभी बीजेपी में आ गए, तो ईडी ने उनके ऊपर का रेड रुकवा दिया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई ये आरएसएस की शाखा बन गई है और इसीलिए ये सिलेक्टिव रेड डालते आ रहे हैं। तो लेकिन सवाल एक बात यह भी है कि एक तो आप 2 तरह की बात कर रहे हैं, एक आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव रेड है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिन पर रेड पड़ी है, ठीक है ये सेलेक्टिव है,
ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो अपनी ही पार्टी के लोगों पर रेड कम ही करवाती है। ये देखा गया है, थोड़ा रेशियो में ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जिन पर भी रेड पड़ रही है उस पर क्या कहना है? डॉक्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर रेड पड़ी है तो उस पर आप उनका बचाव किस तरह से करेंगे? नहीं, हम रेड का स्वागत करते हैं। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होने जाने दो ना। लेकिन इसमें आप आरएसएस की शाखा के जहज नहीं काम कर सकते। ऐसा देखा जाएगा, आप बोल रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन को, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसमें सब समान होने चाहिए। जितनी भी गलतियां की है, जिन्होंने भी चोरी की है, हर चोरों को इक्वल ट्रीटमेंट दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि ईडी के रेड के बाद में आप कंक्लूजन तक कितने केसेस में आए हो, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। अभी तक आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जितने जितने रेड्स पड़ी है उसका भी असेसमेंट भारत जानना चाहता है। ठीक है, हाजी देशमुख साहब आपके पास में आ रहा हूं। हाजी एजाज देशमुख हमारे साथ मौजूद, तर्जुमान बीजेपी। आम आदमी पार्टी का, शिवसेना का सीधे तौर पर यही कहना है कि यह सेलेक्टिव तौर पर रेड हो रहा है और सिर्फ रेड ही होता है, आप उसके अंजाम तक नहीं पहुंचते, आप फाइनली ये नहीं बता पाते कि क्या यह वाकई कसूरवार था या नहीं था। जो इनका कहना है, यह सेलेक्टिव रेड क्यों है? क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब इन्होंने नारायण राणे का नाम लिया और भी कई दूसरे नाम लिए हैं। एजाज देशमुख जी, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दूंगा जी कि 6 महीने पहले, 6 महीने से ज्यादा वक्फा हो चुका है, अनिल देशमुख जो है तो अरेस्ट है। वो जुडिशरी के जरिए कोर्ट में 4 बार बेल की एप्लीकेशन की और 4 बार उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। नवाब मलिक साहब की 3 बार बेल रिजेक्ट हुई है। क्या आम आदमी के प्रवक्ता ये दोनों को बेकसूर मानते हैं? क्या 100 करोड़ रुपयों के उसूली महाराष्ट्र में नहीं हुई, जो प्रथम पहली नजर में नजर आता है, इसको आप सही नहीं मानते? अगर जुडिशरी पर आपको भरोसा है तो आपको इस बात पर भी भरोसा जताना पड़ेगा कि जब बार बार बेल एप्लीकेशन करने के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी और कोर्ट को भी कृष्णा हेगड़े, आपको इसका जवाब देना होगा। क्या आप मानते हैं कि अनिल देशमुख या नवाब मलिक बेकसूर हैं? क्या आपको अदालत के इन प्रोसेस पर यह कार्रवाई पे भरोसा नहीं है? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहब के संविधान के जरिए जो नवाब मलिक जी, देखिए सुनिए, मैंने आपको बात करने दिया, आप बीच बीच में मत बोलिए जी। मैंने आपको बात करने दिया, आप बीच में मत बोलिएगा। अब जरा सुनने की भी जरा आदत डालिएगा। नवाब मलिक जी आज हिरासत में हैं और उनके जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, लेकिन किसी ने यहाँ पर नहीं कहा कि वो आरोपी है, कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक है। ये तो सिर्फ बीजेपी कह रही है। अनिल देशमुख जी के ऊपर अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत या ऐसा कोई उनके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं आया। वो अभी तक उनका केस लड़ रहे हैं, कोई उनके खिलाफ वर्डिक्ट पास नहीं हुआ। संजय राउत जी के केस में मैं कहना चाहता हूं कि उनके जो एक मित्र प्रवीण राउत के जो मिसेस थे, उन्होंने संजय राउत जी के मिसेस को 55 लाख का लोन दिया 10 साल पहले एक घर खरीदने के लिए। उससे बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग कर आज संजय राउत जी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। संजय राउत जी के ऊपर कार्रवाई इसके लिए कर रही है क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार जब बन रही थी तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को साथ में लेके आने का काम और बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका संजय राउत जी ने लगाई थी और ये सरकार बनी। उसके बाद संजय राउत जी को बार बार लगातार थ्रेटन किया गया कि भाई आप जो सामना में लिख रहे हो, क्योंकि वो वहां के एडिटर है, वर्किंग एडिटर है, तो आप जो सामना में लिख रहे हो या आप शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता बनकर जो टीवी पे बोल रहे हो तो वो आप बोलना बंद कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केंद्रीय एजेंसीज लगाएंगे। और वही किया है बीजेपी ने। इनको ये पच नहीं रहा है कि 3 जो पार्टी साथ में मिली नहीं, है। सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि आप जो भी रीजन बताएं कि शिवसेना के साथ सरकार थी, शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, इसलिए उसको खुन्नस निकाला जा रहा है। सवाल यहां पर यह कि जो बीजेपी के तर्जुमान सवाल उठा रहे हैं कि जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, क्या उन्हें आप बेकसूर मानते हैं? सवाल यह है। बिल्कुल, जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि वो कसूरवार है, तब तक वो बेकसूरवार है। ठीक है,
एजाज देशमुख, एजाज देशमुख, आपकी बारी। ये बीजेपी वाले कुछ भी कहते हैं, अगर किसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है तो उसको कसूरवार मानते हैं, उसको टेररिस्ट बना देते हैं, उसके अंडरवर्ल्ड लिंक्स निकाल देते हैं। अरे भाई पहले प्रूफ तो होने दो, कोर्ट का आदेश तो आने दो, ऑर्डर तो आने दो। जनाब यही मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जुडिशरी पे भरोसा है या नहीं है? नहीं, मुझे और एक बात कहने दीजिए। महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तो इनको ये सब दिखाई नहीं दिया। सुनिए, अभी आप सुनिए, अभी आपका सुनिए, हमारा सुनिए। अभी आप क्या आपको जुडिशरी पर भरोसा है या नहीं है? आपको जुडिशरी पर भरोसा है या नहीं है? आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है या नहीं है? जी, आप जज जब भी कोई कार्रवाई ऑफिशियल कार्रवाई की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन एजाज देशमुख पे एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा। एजाज देशमुख, आप हमें ये बताएं कि पिछले 4-5 सालों में कितने ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, या तो उनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या फिर कोई अगर हुई है तो उसका नाम बताएं। चूंकि जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो कई नाम गिना रहे हैं, जो महाराष्ट्र में ही, अकेले महाराष्ट्र में ऐसे कई लीडर हैं जो बीजेपी में हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। 3 पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, उनके पास पुलिस यंत्रणा है, उनके पास जो है तो महसूल यंत्रणा है, ये भी इल्जाम लगाने का काम करती है। नारायण राणे के मकान के ऊपर खिलाफ जो है तो ये महानगर पालिका जो मुंबई बीएमसी का है नोटिस देती है और कोर्ट में फटकार के बाद वो नोटिस वापस लेती है। धनंजय शिंदे, आपको जवाब देना है। परवीन दरेकर के ऊपर इल्जाम लगाती है, उसके बाद उनके सरकारी वकील के जरिए बीजेपी के लीडरों के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको फंसाने की साजिश की गई। उसकी सिटिंग ऑपरेशन माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने असेंबली में दिया है। ठीक है, धनंजय शिंदे, महाराष्ट्र सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी। जी, तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के 2 बाजू है। आपको पता है कि इसके पहले 28 साल शिवसेना भाजपा के साथ में थी जी, तभी उस वक्त भाजपा ने कुछ कहा नहीं उनके लीडरों के बारे में। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तभी जो वोटिंग हुआ था तभी एनसीपी ने उनको आवाजी मतदान से सपोर्ट किया था। और देवेंद्र फडणवीस 2019 में जी एनसीपी के अजित पवार जी के साथ में 80 घंटों का उन्होंने सरकार भी बनाया था। तो महाराष्ट्र की ये जो महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियां और भारतीय जनता पक्ष और अभी एमएनएस भी, ये सभी एक ही लोग हैं अंदर से ये सभी एक ही लोग हैं। और जैसे अपने गैंगवॉर होता है ना, मतलब ये एक सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग भाजपा करती है और फिर स्टेट लेवल की जो एजेंसीज है उसका इस्तेमाल महाविकास आघाड़ी सरकार करती है। महाराष्ट्र में एक अलग तरह का गैंगवॉर चल रहा है और इस गैंगवॉर या ये तमाशा चल रहा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लोगों के कृष्णा हेगड़े साहब, आपको जवाब देना है। ये आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि ये आपका मैच फिक्स है, ये आपका फिक्स मैच है बीजेपी का और एमवीए का खास तौर से शिवसेना का। भाव बढ़ रहे हैं उसके बारे में उनको कुछ कहना नहीं है, इनको सिर्फ तमाशा करना है। जी, कृष्णा हेगड़े साहब, देखिए ये शायद ये खुद के पार्टी को गैंग बताते होंगे, इसके लिए इनको सब गैंगवॉर लगता है। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं ये सब बेफुजाल बातों में नहीं गिरना चाहता हूं, गैंगवॉर वैंगवॉर। मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे टेंटेड नेता हैं जो अभी बीजेपी में हैं और उसके पहले जब वो अलग अलग पार्टी में थे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की थी और अब ये फाइल बंद हुई। इसमें से एक नेता ने यह भी कहा कि अब मैं बीजेपी में हूं और ईडी और सीबीआई मेरे घर पे नहीं आएगी तो मुझे बहुत अच्छा नींद आ रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसके पहले बीजेपी के ही जो ऑनरेबल गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो पूरे स्टेट में हो रहा है वो गोवा में हो रहा है और पूरे कोविड में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको एक्सपोज उन्होंने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया। जब वो कश्मीर के गवर्नर थे तब वहां पे जो करप्शन चल रहा था और उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो और 300 करोड़ देने की कोई बात हुई थी आरएसएस के कोई प्रचारक को या कोई बड़े लीडर को। तो ईडी और सीबीआई ये सब जो सीरियस मामले हैं इसमें कभी जाएंगे नहीं, लेकिन
किसी ने किसी के रिश्तेदार से 55 लाख का लोन लिया तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे, कोई पत्रकार ने कुछ कहा तो उसके खिलाफ जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ संजय राउत जी पे अटैक नहीं है, ये तो मीडिया के ऊपर भी अटैक है कि कोई खुले दिल से बोलता है या खुले मन से बोलता है तो उसका आवाज जो है वो बंद करने की कोशिश कर रही है। ये अटैक डेमोक्रेसी पे है, लोकतंत्र पे है। यहाँ पर कोई इंसान बात करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है या अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है तो उसका आवाज दबाया जाता है, उसको जेल में भेजा जाता है। तो अब जो नारा लगा है कि हर घर ईडी, घर घर ईडी, ये जल्द से जल्द ये जो बीजेपी, ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे है, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसे विंडो में जरूर दिखाएं। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं, आपसे मेरा सवाल ये है शिंदे साहब, क्या हर बार जब किसी यानी शिवसेना के किसी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप आवाज उठाते हैं, एनसीपी के किसी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हो तो एनसीपी आवाज उठाती है, वहां बंगाल में किसी लीडर के खिलाफ आवाज होती है, कार्रवाई होती है तो ममता आवाज उठाती है? सवाल यह कि अगर आपके इस क्लेम में इतना वाकई इतनी सच्चाई है तो इसका हल क्या है फिर? जो ममता बनर्जी ने आज से 2-3 हफ्ते पहले जो खत लिखा था, क्या जरूरत वाकई इस बात की है जैसा वो चाहती हैं शिंदे साहब? नहीं, इसमें क्या है, अगर चोरी नहीं की है इन लोगों ने तो इनको डर किस बात का? आम आदमी पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट है। आपको पता होगा कि पिछले सरकार के वक्त हमारे 22 एमएलए के ऊपर सेंट्रल एजेंसी ने झूठे इल्जाम लगाए थे और करीब 2.5-3 साल के बाद में हमारे सभी 22 एमएलए एकदम क्लीन चिट मिल गए उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे। तो ये गैंगवॉर ही है, इनको इनके हाथ जो है पत्थर के नीचे अटके हुए हैं। इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सभी नेता लोग बहुत डर गए हैं। अगर चोरी नहीं किए तो डरने का किस बात का? शिवसेना बताएं शिंदे साहब, हेगड़े साहब, कृष्णा हेगड़े साहब, आपको जवाब देना है। क्या आप डर गए? देखिए शिंदे जी शायद डरे होंगे, हम कोई डरे नहीं है। संजय राउत जी ने भी कहा, स्पष्ट कहा, हम डरते नहीं, हमको गोली मारिए, हमको जेल में डालिए, हम डरते नहीं है। और हम भी टीवी पे खुलेआम कहते हैं, भाई हमको भी गोली मारिए, जेल में डालिए, हम भी डरते नहीं है। शायद शिंदे जी डर गए होंगे। हमको शिंदे जी के पार्टी के बारे में नहीं कहा है, कुछ कहना है, लेकिन वो डर गए होंगे, हम तो नहीं डरे। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अपोजिशन को अगर वाकई लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है तो इस मिसयूज के खिलाफ वो क्या करेगी? लेकिन जो बीजेपी का क्लेम है कि जिन किसी भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या ये बात वसूख से कही जा सकती है कि वो बेकसूर हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है एक अलग सवाल है, कि जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई क्या उन्हें बिल्कुल बेकसूर माना जाए? एजाज देशमुख साहब, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं कि जिस तरह से अपोजिशन अब लगता है कि लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, हिंदुस्तान की आवाम और खासकर पूरे हिंदुस्तान की आवाम, महाराष्ट्र की आवाम जानती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया। महाराष्ट्र की जब बात आई, 106 एमएलए आज महाराष्ट्र में जी। ये तो शिवसेना ने धोखा देकर जो है तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। ये भ्रष्टाचार के विरोध, ये रिश्वतखोरी के खिलाफ ये मैंडेट था। फिर वापस ये धोखाधड़ी कर हुकूमत में आए और इन्होंने फिर वापस भ्रष्टाचार किया। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र जनता जवाब देगी। और देख 4 राज्यों के 5 राज्यों के इलेक्शन में से 4 राज्यों के नतीजे ये बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये ठीक है। मैं माजरत चाहूंगा, मैं आगे आप इसे किसी को वक्त नहीं दे सकता, हमारे पास वक्त अब नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जब जिस पर कोई आफत आती है वो आवाज उठाता है, जब कोई दूसरा उसे आवाज देता है तो वो उधर ध्यान नहीं देता। अगर इस बात में सच्चाई है, अपोजिशन अपने इस बात के साथ अगर अड़ा है, तो अपोजिशन एकजुट क्यों नहीं होता, अपोजिशन बिखरा क्यों है? और बीजेपी का जो क्लेम है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ सबूतों के बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आखिर सच्चाई है कहां, इसे ढूंढना होगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।